नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, लेकिन आज शुरुआत में आपसे माफी मांग रहा हूं। कल जो लोग क्लास में आए थे उनको पता है मेरा गला खराब चल रहा है, डॉक्टर को भी दिखाया, बहुत इन्फेक्शन हो रखा है, लेकिन चूंकि क्लास तो लगनी थी इसलिए मैं आया हूं। पर गला बहुत साथ दे रहा तो थोड़ा धीरे बोलूंगा, थोड़ी आवाज आपको वैसी नहीं लगेगी जैसी हमेशा लगती है, तो थोड़ा सा आपको भी मेरे साथ झेलना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आज आपको बताता हूं पाठशाला में कि क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। मोदी योगी पर हमला हुआ, मुस्लिम महिलाएं कैसे कवच बनकर सामने आ गई, आज इसका चैप्टर है। मुसलमान अतीक अहमद, हिंदू योगी आदित्यनाथ। आज खुद मुसलमान ही इस एजेंडे को तोड़ेगा, क्योंकि आप यही सुनते आए ना कि मुसलमान था अतीक अहमद, इसलिए हिंदू योगी आदित्यनाथ की सरकार में मार दिया गया उसको। ये एजेंडा आज टूटेगा। मोदी योगी ने वो काम किया कि फूट फूट कर रो पड़ी मुस्लिम महिलाएं, आज उसका चैप्टर भी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया और उसमें क्या क्या बदल जाएगा भारत में, आज उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा बंगाल से वो ग्राउंड रिपोर्ट है जो आपको बताएगी कि डर का माहौल दरअसल होता कैसा है। कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई, फिर भी बंगाल में नेता कैसे डरे हुए हैं, आज आपको दिखाऊंगा। साथ ही सड़क पर फेंके जा रहे टमाटर की कीमत को रॉकेट किसने बना दिया, इसका भी चैप्टर है। महंगे टमाटर और भारत की महंगाई का पूरा सच बताने वाला चैप्टर लेकर आया हूं। फ्रांस की भी बात होगी, एक गोली चली और फ्रांस में सड़क पर युद्ध क्यों छिड़ गया। बिल्डिंग में, सड़क पर, घर, गाड़ी, फ्रांस में हर जगह आग ही आग क्यों है, इसके बारे में बताऊंगा। और आखिर में दिल्ली मेट्रो में अब शराब मिलेगी क्या, इसका फैक्ट चेक करेंगे। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। रूस में बड़ी हलचल के बीच वहां के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। बातचीत में पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन युद्ध पर अपडेट दिया। इस बातचीत में वैगनर ग्रुप की बगावत की चर्चा भी हुई। पीएम मोदी ने रूस में नए हालात को कंट्रोल करने के लिए पुतिन के उठाए कदमों का समर्थन किया। कल पुतिन ने पीएम मोदी को बेहतरीन दोस्त बताया था और मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में केंद्र और महाराष्ट्र मंत्रिमंडल पर विस्तार से चर्चा हुई। शिंदे और शाह की मुलाकात के बाद केंद्र सरकार में शिंदे गुट को मंत्री पद दिए जाने की अटकलें लगने लगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ट्विटर को यह जुर्माना 45 दिन के अंदर भरना होगा। दरअसल ट्विटर ने कुछ लोगों के अकाउंट, ट्वीट और यूआरएल ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ट्विटर को सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए था और फाइन लगा दिया 100 लाख। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू के भगवती नगर शिविर से 3400 श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया। इस मौके पर सभी लोगों ने बाबा बर्फानी के जयकारे लगाए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में प्राइवेट लैब के रिएक्टर में जबरदस्त ब्लास्ट के बाद आग लग गई। धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट की वजह से 7 लोग झुलस गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि मोदी योगी पर हमला हुआ तो मुस्लिम महिलाएं कैसे कवच बनकर सामने आ गई। मुसलमान अतीक, हिंदू योगी, आज मुसलमान ही तोड़ेगा इस एजेंडे को। साथ ही यह भी बताऊंगा कि मोदी योगी ने वो कौन सा काम किया जिससे मुस्लिम महिलाएं फूट फूट कर रो पड़ी और यूसीसी से देश में क्या बदल जाएगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, आपको याद होगा। मैं भी अमेरिका से लगातार वहां से रिपोर्ट्स भेज रहा था और तब आपने गौर किया होगा कि खूब माहौल बनाया गया था। भारत में तो मुस्लिम पीड़ित। वहां बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू दे दिया
पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, यहां तो अपने एजेंडाधारी हैं ही, हर वक्त वही मुस्लिम पीड़ित है, मुस्लिम पीड़ित है। यहां तक कि पीएम से अमेरिका में इसी एजेंडे वाला सवाल भी पूछा गया था, जिस पर पीएम ने बड़ा करारा जवाब दिया था कि भेदभाव का सवाल कैसे है बॉस, लोकतंत्र तो भारत के डीएनए में है, कौन सी ऐसी सरकारी योजना है जिसमें हिंदू मुसलमान हो रहा है, बताइए जरा। तो सब चुप हो गए। आप ये देखिए कि पीएम मोदी ने अमेरिका से लौटते ही यूसीसी की बात की, और यूसीसी से किसी और को नहीं बल्कि खासकर मुस्लिम बेटियों को बड़ा फायदा होने वाला है। उन्हें हर तरह के अधिकार मिलेंगे जो अधिकार मौलानाओं की वजह से छीने जाते रहे। मतलब नरेंद्र मोदी फिर से मुस्लिम बहनों के साथ खड़े हो रहे हैं। उधर आप योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, जिस अतीक अहमद के नाम पर मुसलमानों को खूब भड़काया गया कि अरे अतीक तो मुसलमान था इसलिए सड़क पर उसकी मौत हो गई, उसी अतीक की अवैध तरीके से कब्जाई गई जमीन को खाली कराकर योगी ने फ्लैट बनाकर दिए, और जिनको फ्लैट मिल रहे हैं उसमें कोई हिंदू मुसलमान भी नहीं हो रहा। हिंदू को भी फ्लैट मिला है, मुसलमान को भी मिला है। अतीक अहमद जमीन कब्जाता था फिर भी मुसलमान कहलाएगा, और जो वो जमीन को खाली कराकर हिंदू मुसलमान दोनों को घर देगा उसको हिंदूवादी बताया जाएगा। यानी जिन्हें वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मुस्लिम विरोधी बताने वाला प्रोपेगेंडा किया जाता है, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी तो बताते हैं, और क्या बताते हैं, वही लोग असल में मुसलमानों का भला कर रहे हैं। और फिर भी झूठा नैरेटिव बनाया जाता है कि मोदी योगी के राज में मुसलमान पीड़ित है, मुसलमान खतरे में। मैं आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाता हूं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में 76 परिवारों को नए फ्लैट्स की चाबी सौंपी। ये फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं, उस जमीन पर बनाए गए हैं जहां कभी माफिया अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था। सीएम योगी ने न सिर्फ जमीन मुक्त कराई बल्कि उस पर गरीबों के लिए फ्लैट बनवाए, और आज 76 परिवारों को नए घर मिल गए। मतलब अगर शायद कोई और सरकार होती तो यहां अतीक अहमद का कब्जा रहता। जिस सरकार को मुस्लिम विरोधी बताते हैं उसने वो जगह अतीक अहमद से छुड़वाई और गरीबों के लिए फ्लैट बनाकर दी। कई मुस्लिम परिवारों को भी इनमें फ्लैट मिले। अगर योगी सरकार मुसलमान विरोधी होती, मुसलमानों के खिलाफ होती, तो क्या मुसलमान को घर मिलता? देना देते सब हिंदुओं को उठाकर। लेकिन सही बात यह है कि सरकार की योजनाओं में सभी को फायदा मिलता है, और ये योजनाएं धर्म देखकर लागू नहीं होती। एक बार पहले योगी आदित्यनाथ को सुनिए, फिर आपको सुनवाऊंगा कि मुस्लिम महिलाएं रो रो कर क्या बता रही हैं, और उसके बाद आगे की बात। माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है, और सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीबों को घर मिला है। 54 लाख। लेकिन आज ये जो चाबियां सौंपी गई, ये इसलिए भी जरूरी हो जाती क्योंकि ये उस नैरेटिव को तोड़ने वाली चाबियां हैं। ये उस बंद दिमाग को खोलने वाली चाबियां हैं, जिनमें ये ठूस ठूस कर भर दिया गया कि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है, और फिर ताला मार दिया। ये तस्वीरें देखिए और अपने दिमाग के दरवाजों को खोलिए। जिन मुस्लिम परिवारों को अतीक की जमीन पर बने फ्लैट मिले हैं, वो क्या कह रहे हैं, उन मुसलमानों को सुनिए, फिर आगे की बात बता दूं। बहुत बड़ा दिन है। जो जिंदगी भर का सपना होता है घर का अपना, वो घर अपना हो गया। योगी जी का बड़ा वो है, इसमें योगदान नहीं होता तो फिर शायद ये जमीन उनसे मिलती नहीं और हम लोगों को मिलती भी नहीं। बहुत संतोष है, संतोष है। बहुत धन्यवाद योगी जी, मोदी जी का। योगी जी भी
मोदी जी योगी बहुत धन्यवाद। गरीबों का किराया बच जाएगा, कुछ परिवार में काम आएगा। बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है जी। सालों का नहीं, जिंदगी का सपना पूरा हो गया। समझिए, सोच भी नहीं सकते थे कि घर मिलेगा, कितने कम कीमत में इतना बड़ा मतलब फ्लैट मिल जाएगा। यानी जो लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार में, योगी सरकार में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, उन सभी को मुस्लिम महिलाएं खुद जवाब दे रही। आपको उस मुस्लिम महिला के बारे में भी बताता हूं जो पिछले 30 साल से किराए के मकान में रह रही थी। 30 साल से किराए के मकान। देश के अंदर ऐसी ऐसी सरकारें रही उस 30 साल में जो खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताती रही। उत्तर प्रदेश में वो लोग सत्ता में रहे जो बताते हैं कि वही मुसलमानों के सबसे बड़े भगवान है और तो कोई है ही नहीं। लेकिन वो मुस्लिम महिला 30 साल से किराए के घर में थी और जिस मोदी योगी को मुस्लिम विरोधी बताया जाता है, उनके राज में अब उस मुस्लिम महिला को घर मिल गया। वो भावुक हो गई, रोते रोते बता रही है कि कितनी बड़ी बात है। बार बार सीएम योगी का धन्यवाद कर रही है, मुस्लिम महिला कर रही है। सुनिए। 30 साल से किराए के मकान में रह रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हर चीज़। इसलिए मैं योगी जी का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रही हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी बात थी, मेरी मम्मी का सपना पूरा हुआ है। मैं बयान नहीं कर सकती मेरी खुशी क्या है। भावुक होने का ये कारण है मेरा कि सबसे बड़ी बात मेरी मम्मी का ये सपना था, मेरी माँ का ये सपना था। और आज खुशी भी है और मम्मी नहीं है मेरी, दुख भी है इसका। मतलब मैं ये खुशी बयान भी नहीं कर सकती कि मुझे क्या चीज़ मिल गई है। जब इंसान को डूबते सहारा नहीं मिलता ना, तो डूबने वाले इंसान को सहारा दे दिया है योगी जी ने। उनका दिल से धन्यवाद करूँ। देखिए, ये खबर इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि मोदी योगी मुसलमानों के साथ अच्छा कर रहे हैं, ये आपको पता चले। ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हिंदुस्तान को बांटने, हमेशा सुलगाने का जो प्रयास होता है कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, वो नैरेटिव टूटे और खुद मुसलमान समझे कि इस देश में जो हिंदू को मिलता है वो मुसलमान को मिलता है और दोनों मिलकर देश को आगे ले जाएंगे, तभी बेहतरी हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो काम करके दिखा दिया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस जमीन को पहले की सरकारें माफिया अतीक अहमद के कब्जे से आजाद नहीं करा पाई, सीएम योगी ने उस जमीन पर गरीबों के लिए घर बना दिए। भाई, सितंबर 2020 में सरकार ने माफिया अतीक अहमद से जमीन छुड़ाई। 1731 वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई गई। इस जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए गए। 4 मंजिला टावर हैं जिनमें 76 फ्लैट हैं। 41 वर्ग मीटर में एक फ्लैट बना हुआ है, जिसको बोलचाल की भाषा में आप 2 BHK कहते हैं। फ्लैट में 2 कमरे हैं, एक किचन है, एक टॉयलेट है। फ्लैट की कीमत 6 लाख रुपए। फ्लैट के लिए लाभार्थी को 3.5 लाख रुपए देने, 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही, 1 लाख रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार दे रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन घरों की चाबी लोगों को सौंपी, वो घर अंदर से कैसे दिखते हैं, लोग अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, ये तो आपने देख लिया। लेकिन ये फ्लैट अंदर से कैसे दिखते हैं, इन फ्लैट में जरूरत की सारी सुविधाएं कैसे हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो गरीब जो घर का सपना ही देखता था, आज उसके पास जब अपना खुद का घर है तो वो घर कैसा है। आपको इस फ्लैट के अंदर से एक रिपोर्ट दिखाता हूं। हम उन फ्लैट्स की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिसको पाने के लिए जो लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि इन फ्लैट्स को लेकर चर्चाएं बहुत थी, क्योंकि ये फ्लैट्स आमतौर पे किसी सामान्य नहीं है। देखिए, ये जो फ्लैट्स है अलमा बेगम का है, यहाँ पे बाकायदे नाम भी लिख दिया गया है, और ये 104 104 नंबर का ये फ्लैट्स है। और इसके अंदर हम दाखिल होने की कोशिश करते हैं। देखिए, दाखिल होते हैं और जैसे ही इस फ्लैट में हम दाखिल होते हैं, एक छोटा सा ये ड्राइंग रूम है, लगभग 10 बाई 12 का ये ड्राइंग रूम है, और इसके साथ ही इससे अटैच एक छोटा सा ये किचन है। बाकायदे टाइल्स वगैरह यहाँ पर भी लगा है, ग्रेनाइट है। इसके
इसके साथ ही ऊपर की तरफ हम दिखाएंगे तो ये पंखे भी लगे हैं और सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद जैसे ही इस रूम से हम दूसरे रूम के अंदर दाखिल होते हैं तो ये एक बेडरूम है, ये भी लगभग 10 बाई 12 का रूम है। इसके साथ ही इससे जो अटैच है वो एक छोटी सी यहाँ पर बालकनी दी गई है, तो जो दोनों तरफ से खुली हुई है। तो जिनके सालों साल के राज में मुसलमान झुग्गी झोपड़ियों में रहे वो मुसलमानों के मसीहा, और जिनके राज में मुसलमान 2 BHK फ्लैट में रहे वो मुसलमान को मारने के लिए सत्ता में आए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सत्ता में आए। ये नैरेटिव आपको खुद तोड़ना होगा बॉस। कौवा कान ले गया और कौवे के पीछे दौड़िएगा तो हमेशा दौड़ते रह जाइएगा। कान चेक करना सीखिए। गरीबों को उनका घर सौंपने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में सभी का समान रूप से विकास हो रहा है और अब कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं करता। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। ये अपने आप एक महत्व है और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। इसी तरह से आप देखिए कि जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मकसद यह है कि सबके लिए एक जैसा कानून, चाहे धर्म कोई भी हो। जो प्रथाएं मुस्लिम बेटियों के खिलाफ हैं उन प्रथाओं का अंत, उन्हें हर तरह के वो अधिकार मिले जो दूसरे धर्म की महिलाओं को मिलते हैं। लेकिन खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने वाले नेता और मौलाना समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। इसी तरह से जब पीएम मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया था तो भी इन्हीं लोगों ने उसका विरोध किया था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस समान नागरिक संहिता की बात हो रही है वो तो संविधान के अनुच्छेद 44 में भी है। उसी के मुताबिक राज्य सरकारें भी कॉमन सिविल कोड लागू कर सकती और शुरू भी हो गया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट करीब करीब तैयार हो चुका है। सोर्सेज के मुताबिक इस ड्राफ्ट के जो की पॉइंट्स हैं वो आपको बता देता हूं। सभी धर्म की लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल होगी। क्या गलत है इसमें? 18 साल से कम में शादी कर रही है लड़की, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अभी तैयार नहीं है शादी के लिए, और आप शादी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये नियम भी नहीं बदलेंगे। एक ही शादी का प्रस्ताव है, बहुविवाह पर रोक लगेगी। वैसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं आज की डेट में मुसलमान भी 4 शादी नहीं करते, तो जब करते ही नहीं हो तो फिर इससे दिक्कत क्या है? बहुविवाह खत्म हो जाए तो क्या दिक्कत है? शादी का हर हाल में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, इसमें क्या बुराई है? शादी रजिस्टर होगी तो क्या बुराई है इसमें? तलाक के लिए सभी धर्मों के लिए समान व्यवस्था होगी, इसमें क्या गलत है? तलाक अगर लेना है कानूनी तरीके से ले लीजिएगा तो इसमें क्या गड़बड़ है? तलाक में दोनों पक्षों के लिए समान प्रावधान और नियम होंगे। मुस्लिम महिलाओं के हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। हलाला और इद्दत को लेकर तो कई मुस्लिम ही कहते हैं कि ये कुप्रथा है, ये ठीक नहीं है, ये मुसलमान लड़कियों पर, महिलाओं पर अत्याचार है। गुजारा भत्ता और विवाहित महिलाओं के समान अधिकार होंगे। संपत्ति में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। क्या गलत है इसमें? लड़की कहां से कम है भाई जो उसको लड़कों के बराबर संपत्ति में अधिकार ना मिले? जनसंख्या नियंत्रण की बात है, बच्चों की संख्या तय हो सकती है। यह है यूसीसी। ये किसी के खिलाफ नहीं, ये देश के पक्ष में है। लेकिन आप ये भी देखिए कि इसमें से कई अधिकार मुस्लिम महिलाओं को अभी तक नहीं मिले। It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee along with the draft code would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. And I can tell you that will be very soon. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट पर क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। यूनिफॉर्म
सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी वो कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच में जाके काम किया है। 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों से बात की है और अनेकों स्टेक होल्डरों से भी उसने बात की है। बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। हमारे जो इस विषय के जानकार हैं उन सभी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है उसको आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर देश को गुमराह करने वालों को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने करारा जवाब दिया। आरिफ मोहम्मद खान संविधान के जानकार हैं और हर मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए मशहूर है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं बल्कि इंसाफ में समानता आई। ऐसा नहीं है कि यूसीसी के बाद सभी धर्म एक समान हो जाएंगे या सभी की मान्यताएं और परंपराएं एक हो जाएंगी, लेकिन न्याय सबको मिलने लगेगा। यह जरूर हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के। सुनिए आरिफ मोहम्मद खान। If and when we have uniform civil code, what it seeks to achieve. The Hindu Code Bill is there now since more than 7 decades. It is equally applicable to Hindus, to Sikhs, to Jains, to Buddhists. Has that been able to create uniformity among them all? Not even among Hindus. The way marriage is solemnized in Kerala is totally different from the way marriage is solemnized in Uttar Pradesh. Any such law cannot be concerned with the way you solemnize your marriage, your customs, your rituals, your practices are not targeted by the law. What it seeks to achieve is uniformity of justice, not uniformity of practice. अब सही बात कह रहे 70 साल से एक्ट है हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, बौद्ध के लिए। ऐसा तो नहीं कि सारे धर्म एक हो गए, इनकी प्रैक्टिस एक हो गई, लेकिन न्याय की प्रक्रिया एक जरूर हो। इसी तरह से यूसीसी आने से मुसलमान जो है वो हिंदू धर्म का पालन करने लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा। अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, ये तो नहीं होगा। लेकिन न्याय मिलने में, बराबरी के मामले में सब एक पायदान पर खड़े होंगे, ये जरूर होगा। और इसलिए ये नैरेटिव टूटना जरूरी है कि इस देश में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हो रहा है। इसलिए ये चैप्टर आपको दिखाया। एक नैरेटिव और चलता है कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए देश में डर का माहौल। शाला में अब बंगाल से आई उस रिपोर्ट का चैप्टर खोलता हूं जो आपको बताएगी कि डर का माहौल असल में कैसा होता है। कोर्ट ने ममता सरकार को फटकारा, लेकिन फिर भी नेता वहां कैसे डरे हुए हैं, ये देखिए। विपक्ष अक्सर ये प्रोपेगेंडा करता है कि मोदी राज में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, डर का माहौल। पटना में जब विपक्ष एकता की बैठक हुई, विपक्षी एकता की, तो सभी दलों के नेता लोकतंत्र के खतरे में होने का नैरेटिव बनाने लगे। उसी बैठक में ममता बनर्जी भी लोकतंत्र की दुहाई दे रही। कुछ बुद्धिजीवियों, सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों ने अवार्ड वापसी की थी एक जमाने में कि डर का माहौल है। लेकिन आप देखिए कि डर का माहौल होता कैसा है। ममता बनर्जी के राज में हो क्या रहा है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव है। चुनाव प्रचार के लिए 10 दिन बचे हैं और आज की डेट में हालत सुनिएगा। बंगाल में पंचायत चुनाव में विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार इतने डरे हुए हैं कि वो अपने पार्टी दफ्तर में बैठे हुए शरण लेकर घर ही नहीं जा रहे भाई। उनको लगता है पार्टी दफ्तर में है या 4 लोग हैं तो हम सेफ हैं, घर जाएंगे पता नहीं कौन रास्ते में मार दे, क्या हो जाए, इतना डरे हुए हैं वो लोग। कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो डर के मारे या तो घर से नहीं निकल रहे या अपने घर ही नहीं जा रहे। पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई है उससे कुछ उम्मीदवार प्रचार करने की बजाय अंडरग्राउंड हो गए। और ये सब हवाई बातें नहीं है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम बंगाल के साउथ 24 परगना गई थी। साउथ 24 परगना चुनाव हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है।
यहां हमारी टीम ने देखा कि कैसे बीजेपी दफ्तर में पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों ने पनाह ले रखी है, घर जाने को तैयार नहीं है, ना गांव जाने को तैयार है। हमारी टीम साउथ 24 परगना के बारीपुर इलाके में बीजेपी दफ्तर पहुंची तो हमने देखा कि पंचायत चुनाव के उम्मीदवार कैसे वहां रह रहे, गद्दा उद्दा बिछा के ऑफिस को घर बनाया हुआ है। पार्टी दफ्तर के अंदर गद्दे लगे हुए हैं, उम्मीदवार पूरा दिन अपना यहीं बिता दे रहे हैं, जबकि अभी इन्हें जनता के बीच जाकर प्रचार करना चाहिए, लेकिन ये इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि घर जाएं। इनका आरोप है कि इन्हें धमकियां मिल रही हैं, इन पर हमला हो चुका है। हमारी टीम ने जब एक बीजेपी नेता से बात की तो वो रोने लगा, बताने लगे कि डर का ऐसा माहौल है कि वो अपने घर जा नहीं पा रहे। देखिए, इलेक्शन जब आता है हर टाइम देखते हैं हम लोगों के ऊपर एक्शन होता है, कभी बम मारता है, कभी पिस्टल दिखाता है, कभी घर से निकाल देता है। अभी तक जो रिलेशन चल रहा है, जो शुरू हो गया, हम लोग अभी तक गांव में प्रचार भी नहीं कर नहीं पा रहा है, गांव में जा नहीं पा रहा है, कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिल रहा है। हम लोग सोच रहे हैं जो इलेक्शन हो रहा है ना, क्या खून का आवाज चल रहा है, बंगाल में क्या हालत है। हम लोग ऊपर इतना प्रेशर, इतना धमका रहा है, मेरा फोन से हर टाइम घर भंग दे रहा है, मेरा तोरा घर तोड़ देंगे, मार देंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे धमकी आया। मेरा रिकॉर्ड भी है, हम पुलिस स्टेशन में भेजा, मेरा जिला सभापति में भेजा, सब कुछ भेजा, लेकिन कोई प्रोटेक्शन किसी से मिल नहीं पा रहा। जब बोल रहा है थाना में पुलिस से आ रहा है, जाके उन लोगों के साथ बैठ के चाय पी के चल रहा है, जो लोग मारा उन लोगों के साथ बैठ के बीच के चाय पी के चला रहा। तो हम लोग किसी ऊपर भरोसा करके इलेक्शन में चलेंगे, यही हम लोग सोच रहे हैं। हिंसा की पुरानी तस्वीरें आपने देखी और मौजूदा डर देखा, और दोनों को कोरिलेट कर लीजिए कि ये डर क्यों है। सिर्फ बीजेपी नहीं, बंगाल में लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार भी डरे हुए। हमारी टीम नॉर्थ 24 परगना में सीपीएम के दफ्तर गई, जहां जिला परिषद के उम्मीदवार प्रद्युत रॉय ने शरण लेकर रखी। सीपीएम के उम्मीदवार प्रद्युत ने हमें बताया कि वो इतने डरे हुए हैं कि इस वक्त बाजार भी नहीं जा सकते। सीपीएम उम्मीदवार ने बताया कि टीएमसी के नेता उन्हें धमकाते हैं, पुलिस ने एक्शन लेने की बजाय उन्हीं पर केस कर दिया है। सीपीएम दफ्तर में बैठे लेफ्ट नेता का क्या कहना है, सुन लीजिए। Trinamool party, with the help of whole administration, they are unleashing unbridled atrocities and terror. So right now we are not in a position to campaign. They attacked with arms inside our party office, and many of us wounded, seriously wounded, and got admitted in hospitals. So this happened during the nomination filing? Yeah, date of nomination. We intend to go to the BDO office for filing the nomination, but they didn't allow us. They lodged FIR against us. We want people who were supposed to be the candidate of our party. ये देश में एक राज्य का हाल है। पंचायत चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट डर के मारे दुबके पड़े। लेफ्ट के नेता का भी यही हाल है, लेकिन वो लेफ्ट जो देश में बीजेपी शासित राज्य में कुछ हो जाए तो मोमबत्ती जलाकर जो है वो सड़क पर उतर आते हैं, लेके रहेंगे आजादी, वो यहां गायब हो गए। देश भर में कोई प्रदर्शन देखा आपने कि बंगाल पर लेफ्ट जो है वो मोमबत्ती जलाए, इस हिंसा से लेकर रहेंगे आजादी के नारे लगाए ना। बीजेपी और सीपीएम पार्टी ने टीएमसी पर जो आरोप लगाए वो बहुत गंभीर है, इसलिए हमने इस पर टीएमसी से भी उनका पक्ष जाना। टीएमसी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि अपनी हार को छिपाने के लिए बीजेपी ये सब झूठ फैला रही है। एक बार टीएमसी का पक्ष भी सुन लीजिए। Have they lodged complaint with the Election Commission of West Bengal? That is the vital question. Because if it's a narrative of BJP party itself, I think it's preposterous, and BJP is trying to create such a narrative because they don't have connectivity with people. They don't have their organization, booth level organization, and each booth has a candidate. So in view of that thing, it seems that because, to suppress and to cover up
their deficiencies in organization and elsewhere, they are creating such stories. यानी तृणमूल कांग्रेस के नेता का दावा है कि बीजेपी के पास ग्राउंड पर लोग नहीं हैं, लेफ्ट के पास लोग नहीं हैं, वो हारने वाले हैं, इसलिए ये सब तमाशा और नाटक कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया। लेकिन अभी हाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई थी ममता सरकार को, उसके बारे में आगे बताऊंगा वो क्या कर रहे थे। टीएमसी का दावा है कि इस बार पंचायत चुनाव में 2,30,000 नॉमिनेशन हुए, जो बंगाल के इतिहास में सबसे ज्यादा है, और विपक्ष ने टीएमसी से 1.5 गुना ज्यादा नॉमिनेशन किए। लेकिन ये आंकड़े उन हिंसा की तस्वीरों से मेल नहीं खाते जो कुछ दिन पहले बंगाल से आई थी। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा है कि 8 जून से अब तक 10 मौतें हो चुकी हैं, 50 लोग घायल हो चुके हैं। बंगाल के पंचायत चुनाव में कुल 74,000 सीटों पर मतदान होगा। इसमें से 9.5% यानी 7,000 सीटों पर कोई कैंडिडेट ही नहीं है। 2018 में 34% सीटों पर टीएमसी बिना लड़े जीत गई थी। ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पार्टी टीएमसी भले ही कुछ भी कहे, लेकिन जिस तरह से बंगाल में हिंसा हो रही है उससे उम्मीदवारों में डर का माहौल है, और इसी वजह से 7,000 सीटों पर किसी उम्मीदवार ने नामांकन तक दाखिल नहीं किया। पंचायत चुनाव से पहले हो रही हिंसा पर कुछ दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार भी लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव से पहले जिस तरह से हिंसा हो रही है वो राज्य के लिए शर्मनाक है। इतना खून खराबा हो रहा है तो चुनाव ही रोक देते हैं, यह हाईकोर्ट ने कहा था। लेकिन इस पर देश भर में कोई हंगामा नहीं होगा, क्योंकि ममता बनर्जी विपक्षी एकता का एक बड़ा चेहरा है। यही करा लीजिए किसी बीजेपी शासित राज्य में, फिर देखिए कैसे हंगामा होगा, कैसे राहुल गांधी पहुंचेंगे। बंगाल गए राहुल गांधी ना। खैर, हंगामा एक और चीज को लेकर हो रहा है, और वो है टमाटर की कीमतों को लेकर। पाठशाला में अब टमाटर के रॉकेट बने हुए दाम का चैप्टर। टमाटर के दाम देश के कई हिस्सों में 100 रुपए के पार पहुंच गया है। हैरानी इस बात की है कि जो टमाटर पिछले महीने तक सड़क पर फेंका जा रहा था, वो पिछले एक हफ्ते में आसमान पर उसकी कीमत कैसे पहुंच गई। आज इसका पूरा एनालिसिस बताता हूं, देखिए। आजकल टमाटर के दाम सुनकर पूरा देश हैरान और परेशान इसलिए क्योंकि दाम 100 रुपए किलो के ऊपर पहुंच गया है, और हैरान इसलिए क्योंकि पिछले महीने तक यही टमाटर सड़कों पर फेंका जा रहा था। तस्वीर देखिए, यह पिछले कुछ महीने की तस्वीर है, मई 2023 की तस्वीर है। नासिक में टमाटर पर सड़क फेंका हुआ था मई में, और जून में 100 रुपया के पार चला गया यह टमाटर की कीमत। यह नासिक का वीडियो है जहां थोक मंडी में सड़कों पर फेंका जा रहा था टमाटर। तो एक महीने पहले थोक मंडी में टमाटर का रेट 1 से 2 रुपए किलो चल रहा था, खरीदार नहीं मिल रहा था टमाटर को, और अब 100 रुपए के पार कीमत कैसे चली गई। इतना कम दाम मिलने की वजह से किसानों ने टमाटर सड़क पर फेंक दिया था। और यह तो सिर्फ एक राज्य की तस्वीर है, देश के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं हुई थी। एक महीने पहले तक यह टमाटर का हाल था, सड़क पर गिरा हुआ था टमाटर। करीब एक हफ्ते पहले तक यही टमाटर रिटेल में 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा था, एक हफ्ते पहले भी। तब दाल में, सब्जी में, तड़के में, सलाद में खूब टमाटर खाया जा रहा था। लेकिन हफ्ते 10 दिन के अंदर रेट इतने बढ़ गए कि टमाटर खरीदना मुश्किल हो गया। जगह जगह चर्चा होने लगी कि टमाटर है कि क्या है। लोगों ने टमाटर खरीदना कम कर दिया। लोग बोल रहे हैं कि कच्चे आम या इमली की खटाई से काम चला लेंगे। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि टमाटर इतना महंगा अचानक हुआ तो हुआ कैसे। यह हफ्ते 10 दिन में क्या हो गया बॉस। ये टमाटर क्या प्रोटीन शेक पी के आ गया कि इसकी बॉडी बन गई और महंगा बिकने लग गया। क्या हो गया। और दूसरा सवाल का जवाब लोग चाहते हैं कि टमाटर के दाम नीचे कब आए, वो कब 15-20 रुपए किलो टाइप बिकना शुरू हो। आज इन्हीं दोनों सवालों के जवाब आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बताता हूं कि टमाटर महंगा हुआ क्यों। पहले इसका जवाब। टमाटर की बड़ी कीमत पर सबसे पहले तो यह बात समझने वाली है कि मई जून में बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर की फसल बहुत बर्बाद हो गई। गुजरात और महाराष्ट्र में आए बिपरजॉय तूफान से, जो अभी तूफान नहीं आया था, उसकी वजह से उत्तर भारत के भी क्लाइमेट पर असर पड़ा।
भारी बारिश की वजह से राजस्थान, यूपी और हरियाणा के राज्यों में जो टमाटर की फसल थी वो खराब हो गई। दिल्ली एनसीआर में टमाटर की ज्यादातर सप्लाई हिमाचल से होती है, जहां ऑलरेडी मौसम बहुत खराब है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ टूट रहा है। भारी बारिश की वजह से कई हाईवे बंद करने पड़े हैं, जिसकी वजह से सब्जियों और फलों का सब्जी मंडी तक पहुंचना मुश्किल हो गया। भारी बारिश की वजह से अकेले हिमाचल में करीब 30% टमाटर की फसल खराब हो गई। उत्तर भारत में इस समय टमाटर की सप्लाई महाराष्ट्र और कर्नाटक से हो रही है, लेकिन वहां भी मौसम की वजह से टमाटर कम हुआ है, इसलिए डिमांड बढ़ी हुई है। मार्केट में टमाटर पहुंच नहीं पा रहा, या तो खराब हो गया या रास्ते में फंसा हुआ है। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ने भी टमाटर के दाम बढ़ा दिए हैं, इसलिए टमाटर हफ्ते 10 दिन में रॉकेट बन गई उसकी कीमत। दूसरा पहलू यह भी है कि टमाटर ऐसी फसल है जिसे कोल्ड स्टोरेज में ज्यादा दिन आप रख नहीं सकते। कोल्ड स्टोरेज में टमाटर को सिर्फ 7 से 10 दिन रखा जा सकता है, इसके बाद ये खराब होने लगता है। जबकि आलू को कोल्ड स्टोरेज में 4-4 महीने रख सकते हैं। तो ये भी नहीं है कि लोग कहें कि इसको रख देते हैं या पुराना रखा हुआ निकाल के ले आते हैं। तो इस वजह से अचानक टमाटर की कीमत इस वजह से बढ़ी। ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है कि जब टमाटर के दाम बढ़े। आमतौर पर बारिश के मौसम में टमाटर के दाम बढ़ते ही हैं, लेकिन इस बार 100 के पार चले गए। बारिश से टमाटर की फसल खराब होने लगती है, जिससे भाव 60 से 70 रुपए तक पहुंच जाते हैं बारिश के सीजन में। लेकिन इस बार बारिश समय से पहले आ गई, इसलिए टमाटर की फसल जल्दी और ज्यादा मात्रा में खराब हो गई। देश के लोग टमाटर के बड़े दामों को लेकर क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा महंगाई के बारे में और जानकारी। सर अभी 100 और 80 के बीच में है सर। फ्रेश टमाटर है 100 रुपये, और थोड़ा सा गला कुचा है तो वो 80 रुपये है सर। 1 केजी 2 केजी पहले खरीदते थे, अब महंगाई की वजह से 250 ग्राम खरीदते हैं सर। भारी पड़ रही है, हर साल ही होता है जून महीने में, जून से जुलाई में, कि सब्जियां के रेट थोड़े बढ़ते हैं। बिना खरीदे टमाटर बेचना बंद कर देंगे। हम क्या करेंगे, ग्राहक ही नहीं पकड़ेंगे तो हम लेके क्या करेंगे। आपने हम यहाँ 120 रुपए किलो ले जा रहे हैं, वहाँ 140 को 60 रुपए बेचेंगे, तो ग्राहक तो पैसे बनेगी, कौन लेगा, फिर हम ले जाकर फंसेंगे। एक हफ्ते के अंदर 3 गुना प्राइस बढ़ गया। क्या कहना चाहेंगे? रिटेल में तो 4 गुना के करीब पहुँच गया, 100 रुपए बिक रहे मार्केट में। ये बरसात के चक्कर में हो जाता है, तो अब क्या कर सकते हैं। जो बड़ा तो बड़ा है, जो चाहिए वो तो लेना ही है। तो मोटे तौर पर आम आदमी भी जो खरीदारी करने जाता है वो ये समझ रहा है कि बारिश के सीजन में ये टमाटर की कीमत बढ़ती ही है। लेकिन इस बार बारिश पहले हो गई, ज्यादा हो गई, फसल बर्बाद हो गई, इस वजह से कीमत जो है वो ज्यादा चढ़ गई। और लोग मान रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर 3 गुना हुई है। भाई महंगाई होती, महंगाई का फैक्टर होता तो लगातार होता, सब सब्जियों पर होता। यहां सिर्फ टमाटर जो है उसकी कीमत रॉकेट बनी हुई, बाकियों का भी बताऊंगा। अच्छा, टमाटर के दामों का बारिश के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कीमत कम होगी कब, इसको आपको समझना पड़ेगा। अभी आप जो टमाटर खा रहे हैं वो दरअसल उगती कब है, उसके बारे में समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि टमाटर की कीमत कम होगी कब। देश के अंदर टमाटर की 2 फसल होती है साल में, मोटे तौर पर 2 फसल। जो पहली फसल होती है, पहली फसल, इसकी बुआई जो है, मतलब आप टमाटर को जब लगा रहे हैं, इसकी बुआई होती है फरवरी में, फरवरी के महीने। यह फसल तैयार कब होती है? यही फसल तैयार होती है जून जुलाई में, जून जुलाई में। और यही वो फसल है जो बर्बाद हो गई है। मोटे तौर पर ज्यादातर जगहों पर यही फसल बर्बाद हुई। अब ये जो फसल फरवरी में लगी थी, जून जुलाई में आती आपके पास, और टमाटर का जो फ्लो है वो मेंटेन रखती, क्योंकि उसको स्टोर करके ज्यादा नहीं रख सकते, वो आने के पहले ही थी कई जगहों पर बर्बाद हो गई। अब क्या है, वो कितनी आई, ज्यादा आ नहीं सकती, तो इसका मतलब कीमत बढ़ गई। अब दूसरी फसल कब आएगी? भाई दूसरा माल आएगा तभी तो वो डिमांड सप्लाई के गैप को भरेगा, तभी तो टमाटर सस्ता होगा। तो दूसरी फसल जो होती है टमाटर की, उसकी बुआई मोटे तौर पर अगस्त के महीने में होती है, अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर में दूसरी फसल लगती है। और ये तैयार कब होती है? ये तैयार होती है दिसंबर जनवरी में।
तो अब जो अगली खेप आएगी, जो अगर बर्बाद नहीं हुई, तो वो दिसंबर जनवरी के महीने में आने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि टमाटर के दाम कम होने में अभी 2 महीने तो मिनिमम लग सकते हैं। हालांकि मोदी सरकार की इस पर पैनी नजर है। अगर डिमांड बढ़ती है तो बाहर से भी टमाटर का इंपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन अब आपको दूसरी सब्जियों का क्या भाव है उसके बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि टमाटर की कीमत को देखकर लोग ये कह रहे हैं, या दिखाकर लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। अब अगर देखिए 2 तरीके, एक महंगाई हुई, किसी एक चीज की कीमत बढ़ गई, उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, वो आपको बता दिया। एक महंगाई है कि सब कुछ ही महंगा मिल रहा है, जैसे मैंने आपको अमेरिका से रिपोर्ट दिखाई। अगर आप कीमत देखेंगे सब्जियों की, अमेरिका में 100% बढ़ गया था, 200% बढ़ गया था। और मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि भाई ये ग्लोबल फिनोमेना चल रहा है कोरोना के बाद से, तो सब जगह प्रभाव है। लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे आलू की जो कीमत है वो आज की डेट में 20 से लेके 30 रुपए किलो तक है। पिछले साल कब कितनी थी अगर आप देखेंगे, ये पिछले साल का यहां लिख देता हूं 2022 में, ये अभी का बता रहा हूं, ये अभी की कीमत। तो अभी 20 से 30 रुपए किलो चल रहा है। पिछले साल जो है आलू की कीमत 25 से 30 रुपए प्रति केजी थी, यही आलू। तो मतलब जो हिसाब चल रहा था वही है, अमेरिका जैसा 100% नहीं बढ़ गया है। अब अगर आप प्याज देखिए, आज की डेट में प्याज जो है वो आपको 20 से 25 रुपए किलो मिल रहा है। कहीं थोड़ा ज्यादा कहीं थोड़ा कम हो सकता है, एवरेज बता रहा हूं। पिछले साल यही प्याज 20 से 25 रुपए किलो ही बिक रहा था। मतलब जो पिछले साल था वही हिसाब इस बार भी है। अगर आप मटर देखिए, अभी ऑफ सीजन है मटर का, मतलब जब सीजन आएगा तो और सस्ता हो जाएगा, लेकिन ऑफ सीजन में 80 से 120 रुपए किलो है मटर। यही ऑफ सीजन जब पिछली बार था तब भी मटर 80 से 130 रुपए किलो बिक रहा था, मतलब पिछले बार के मुकाबले थोड़ा सस्ता ही है। और सर्दियों में जब मटर भर भर के आता है तो 30-40 रुपए 20 रुपए का मिलने लगता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो महंगाई दर है भारत के अंदर, जो आपको बता रहा हूं, महंगाई दर आज की डेट में वो 4.25 है, 4.25% भाई, जो पिछले 24 महीनों यानी 2 साल में सबसे कम। तो इसलिए ये कहना टमाटर के दाम दिखाकर कि बहुत महंगाई है, महंगाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। दुनिया में महंगाई है, ये स्वीकारना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम सबसे बेहतर स्थिति में है, ये मान के चलिए। अभी अमेरिका वाली रिपोर्ट दिखाई थी इसीलिए कि पता चले कि हम कितनी बेहतर स्थिति में। बाकी टमाटर खाते खाते चर्चा करनी चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि टमाटर कैसे सस्ता हो सके। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास, जिसमें बताऊंगा कि दिल्ली मेट्रो में क्या अब शराब मिलेगी, इसका सच क्या है। दरअसल दिल्ली मेट्रो ने आज एक फैसला लिया जिसमें यह कहा गया कि मेट्रो में शराब की बोतल ले जाई जा सकेगी। इसके बाद सोशल मीडिया पर अटकलें लगने लगी कि भाई दिल्ली मेट्रो में तो अब शराब भी मिलेगी, शराब भी पी सकते हैं क्या। हमने इस खबर का फैक्ट चेक किया तो हमें DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का एक स्टेटमेंट दिखा जिसमें बताया गया है कि दिल्ली मेट्रो में शराब की 2 बोतल ले जाने की छूट दी गई है, लेकिन ये पीने के लिए छूट नहीं है। ये बोतलें आप दिल्ली मेट्रो में ले जा सकते हैं, लेकिन ये बोतल सील बंद होनी चाहिए। मतलब आप घर लेके जा रहे हो, कहीं लेके जा रहे हो तो बोतल ले जाइए, पीने के लिए नहीं है। CISF और मेट्रो अधिकारियों की कमेटी ने यह फैसला लिया। अभी तक मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति थी। हालांकि DMRC ने यह भी साफ कर दिया है कि मेट्रो परिसर के अंदर और मेट्रो के अंदर शराब पीना सख्त मना है। तो ये इस खबर की सच्चाई।